अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत से मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद करने के बाद तहरीक इंसाफ एक नई हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रही है और अचानक हुकूमत भी उसे काउंटर करने के लिए मुतहरिक हो गई है। रवा हफ्ते ही इमरान खान ने आर्मी चीफ को बराह रास्त मुखातिब करते हुए ओपन लेटर लिखा। फिर अपोजिशन जमातों का असद कैसर के घर पर अचानक एक गैर मामूली इजलास हुआ, जिसमें न सिर्फ मौलाना फजल रहमान की शिरकत नजर आई, बल्कि उन्होंने ही अपोजिशन जमातों की तरफ से हुकूमत के फौरी इस्तीफे और नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। जिसके बाद आज बज़ाहिर मुमकिन सूरत हाल का इदराक करते हुए खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी वज़रा के साथ मौलाना फजल रहमान के घर पहुँच गए और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद थे, जबकि मौलाना के साथ JUI का वफ्द मौजूद था। मुलाकात के लामे के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान की तीमारदारी की और उनकी सेहत के लिए दुआ की। मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आज़म की आमद और नेक ख्वाहिशात पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म और मौलाना की मुलाकात में मुल्की और सियासी उमूर पर गुफ्तगू हुई, यानी मौलाना फजल रहमान की अहमियत फिर बढ़ गई है। परसों असद कैसर के घर पर मौलाना फजल रहमान PTI समेत दीगर अपोजिशन जमातों के साथ खड़े नजर आए। हुकूमत के फौरी इस्तीफे और नए इलेक्शन का मुतालबा किया, जिससे अपोजिशन के एक नए और बड़े अलायंस के इम्कान बढ़ गए थे। जिसके बाद अब हुकूमत ने मौलाना को मनाने की संजीदा कोशिशें शुरू कर दी हैं और आज जहाँ एक तरफ मौलाना फजल रहमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात हुई है, तो दूसरी तरफ इमरान खान से भी पार्टी रहनुमाओं की अहम मुलाकात हुई है, जिसमें इमरान खान ने एक दफ़ा फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर नाराज़गी का इजहार कर दिया है। इस मुलाकात की तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इस सूरत हाल में परसों 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ इलेक्शन में धांधली के खिलाफ यौम सियाह मनाने जा रही है और इस दफ़ा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नई क़यादत एहतजाज को लीड कर रही है। पंजाब, जहाँ से तहरीक इंसाफ को शिकायत रही है कि वहाँ की क़यादत एहतजाज के लिए कारकुनों को नहीं निकाल पा रही है, इसलिए इस दफ़ा इमरान खान ने 9 मई के बाद सख्तियाँ बर्दाश्त करने वाली खातून रहनुमा आलिया हमजा को चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पर अहम जिम्मेदारियां दे दी हैं और वो 8 फरवरी को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए काफ़ी मुतहर्रिक हैं। लेकिन अभी तक PTI को हुकूमत की तरफ से जलसे की इजाज़त ही नहीं मिली है। आलिया हमजा की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू किया गया था, जिस पर आज समाअत करते हुए लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को आज शाम 5 बजे तक इस हवाले से फैसला करने की हिदायत की थी, मगर अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया है। ताहम PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने खबरदार किया है कि अगर मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त नहीं मिली तो पूरे पाकिस्तान को जलसा गाह बना देंगे। इस दफ़ा अगर गोली लगेगी तो लीडरशिप को पहले और कारकुनों को बाद में लगेगी। आज 10 दिन तक अभी ये सोच रहे हैं कि इन्होंने हमें जलसे की इजाज़त देनी है या नहीं देनी। गलतफहमी है इस हुकूमत की, गलतफहमी है इस कठपुतली हुकूमत की। अगर आप हमें मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त नहीं देंगे तो हम पूरे पाकिस्तान को जलसा गाह। प्लान B इस दफा कारकुनों के साथ उनके हल्के का कैंडिडेट, उनके हल्के का MPA खड़ा होगा। इस दफा कारकुन अब बिल्कुल अकेला मार खाने को तैयार नहीं है। अगर गोली लगेगी तो इस वक्त लीडर्स को पहले लगेगी और कारकुनों को बाद में लगेगी। मुल्क भर में हम एहतजाज को तो मैं नहीं कह सकती, मैं यही कह सकती हूँ कि हम जलसागाह बना देंगे। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के नए सूबाई सदर जुनैद अकबर 8 फरवरी को सवाबी जलसे की तैयारियों में लगे हुए हैं और वो भी जारहाना बयानात दे रहे हैं। जुनैद अकबर ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि 8 फरवरी को हुकूमत और उनके पीछे इदारों की यह गलत फहमी दूर हो जाएगी कि कौम इमरान खान के साथ नहीं है। सिर्फ यही नहीं, कल पार्टी के मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए जुनैद अकबर ने कहा है कि मैं आपको खबरदार करना चाहता हूँ कि इस दफ़ा इमरान खान ने इस्लामाबाद आने का हुक्म दिया तो हम तैयारी के साथ गोलियाँ खाने आएंगे। हुकूमत और इनके पीछे जो इदारे हैं उनको पता चल जाएगा इनकी जो ये गलतफहमी है। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को ये जो है ये दूर हो जाए। वो जिस तरह पहले 8 फरवरी को कौम इमरान खान साहब के साथ थी, अभी उसमें इजाफा हुआ है कि इस दफा अगर खान ने हुक्म दिया तो हम तैयारियों के साथ गोलियां खाने आएंगे। हम पहले मैं ये नहीं कहता कि हमसे गलतियां नहीं हुई, हमसे गलतियां हुई ही इसलिए हम भुगत रहे। लेकिन जो लोग ये आस कर रहे हैं, आप यकीन कर रहे हैं कि तारीख अपने आप को दोहराता है, ये आप भी भुगतेंगे, हमसे ज्यादा भुगतेंगे। गलतफहमी में न रहे। मगर 26 नवंबर के एहतजाज से पहले भी पार्टी के उस वक्त के सूबाई सदर और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर यही दावे करते थे कि अब एक ही दफा निकलेंगे और सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। इस दफा ये फैसला कुल जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे। अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। इस दफा पूरा पाकिस्तान निकले, एक ही दफा निकले और जान छुड़ा हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इस दफा सर पर कफन बांध के निकलेंगे। 24 से 26 नवंबर के एहतजाज को फाइनल कॉल करार देते हुए एक ही दफ़ा निकलने और बात ख़त्म करने का दावा किया जा रहा था, मगर PTI कुछ हासिल नहीं कर सकी। पूरे मुल्क से लोग नहीं निकाल सकी। इससे पहले 19 अक्टूबर को PTI ने
26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन उस वक्त भी लोग नहीं निकले थे। और अब 8 फरवरी को दोबारा एहतजाज किया जा रहा है और फिर तवक्कात का इजहार किया जा रहा है। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि 8 फरवरी को हर अंदाज में एहतजाज होगा और मुझे इस हवाले से बड़ी कवी उम्मीद है। 8 फरवरी को हर अंदाज से प्रोटेस्ट होगा, फिजिकली होगा, जमीन पर होगा, हर एतबार से प्रोटेस्ट होगा। तो मुझे तो बड़ी कवी उम्मीद है कि 8 फरवरी वुड बी वेरी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम ने इल्जाम आयद कर दिया है कि 8 फरवरी के यौम सियाह में लोगों की शिरकत रोकने के लिए हुकूमत ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। 8 फरवरी के यौम एहतजाज के हवाले से है। तारीख का बदतरीन क्रैकडाउन जो है वो पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में शुरू हो चुका है। आज एहतजाज नहीं होने दोगे, कल एहतजाज, कब तक रोकोगे एहतजाज? लोगों की ज़बानें सीध दोगे, लोगों के दिल बंद कर दोगे, क्या करोगे? मीनार पाकिस्तान तो मैं नहीं समझता कि इनमें इतना ज़र्फ है या इतनी हिम्मत है कि किसी पुरअमन जलसे के लिए वो दे सकें, मगर हर कोई अपने अपने हलकों के अंदर पुरअमन एहतजाज करेगा और खान साहब के हुक्म के मुताबिक यौम सियाह वो ऑब्जर्व होगा और पूरे शदोमत से होगा, पूरे जोर शोर से होगा। बंदे बंद कर लो, बंदे उठा लो, रोक लो, कुछ भी कर लो, खान ने कह दिया है लोग बाहर आएंगे, हमेशा की तरह आएंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने अब यह दावा भी कर दिया है कि इमरान खान 2 महीने में रिहा हो जाएंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आज एक और पेशरफ्त हुई है। अडियाला जेल में पीटीआई के रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर पर फिर नाराज़गी का इजहार कर दिया है। अब से कुछ देर पहले इमरान खान के एक सैंडल पर इस हवाले से उनकी गुफ्तगू भी शेयर की गई, जिसमें इमरान खान ने कहा है कि एक मरतबा फिर आइन की धज्जियाँ बिखेरते हुए सूबाई हुकूमत के दिए गए 3 नामों को अपने पॉकेट लॉस के जरिए रद्दी की टोकरी में फेंक कर खैबर पख्तूनख्वा में वफाक की मर्जी का IG इंस्टॉल कर दिया गया है। मैं अली अमीन गंडापुर को खुसूसी हिदायत कर रहा हूं कि सूबे की आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आपकी जिम्मेदारी है। मुल्क के बाकी 3 सूबों में पहले ही हमारे कारकुनान के खिलाफ जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारे कारकुनों को यह सब बर्दाश्त करना पड़ा तो इसकी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और वजीर आला अली अमीन गंडापुर पर होगी। हमारे किसी वर्कर के खिलाफ कोई ज्यादती हुई तो फौरी एक्शन लेकर IG को फारिग करना है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। आज मैं खबर दी थी यूनिस के नुमाइंदे शराजी। बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। क्या तफसीलात है इस मुलाकात की? देखिए, आज बानी PTI से रहनुमाओं की मुलाकात हुई और ये समात के मौका पर रहनुमा वहाँ अडियाला पहुँचे थे और आज अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ असद कैसर के घर पर होने वाली मुशावरत से भी बानी PTI को आगाह किया और बताया कि अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा एक तशवीश का इजहार कर रहे हैं जिसका ताल्लुक बानी PTI से है। बताया गया कि अपोजिशन इत्तेहाद ये समझता है कि हम अगर कोई स्टैंड ले लें तो बानी PTI यानी वो इमरान खान कहीं पीछे ना हट जाएँ, जिस पर उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से उन्हें मुकम्मल तावन का यकीन दहानी करवाई जाए। दूसरा, आज जिस वक्त वो रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे थे तो उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में IG के तबादले के हवाले से तफसीलात बताई गई, जिस पर बानी PTI अली अमीन गंडापुर पर बरहम हुए और कहा कि उन्हें IG खैबर पख्तूनख्वा को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि नाम 3 दिए जाते हैं और उसके बाद ही चीज़ों को आइनी तौर पर आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन अली अमीन गंडापुर को इस मामले को देखना चाहिए था और एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था इस तरह IG को। और उन्होंने एक मरतबा फिर मोहसिन नकवी के साथ रवाबित और ताल्लुकात के हवाले से कहा कि अली अमीन गंडापुर और चंद साथी अली अमीन गंडापुर मोहसिन नकवी के साथ राब्ते में हैं और ऐसा क्यों हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने जुनैद अकबर को ये पैगाम भिजवाया है कि जुनैद अकबर खैबर पख्तूनख्वा में जो एहतजाज होने जा रहा है इसमें अगर कोई वर्कर के साथ पुलिस की जानिब से वहाँ गिरफ्तारियाँ होती हैं तो जुनैद अकबर पूरे खैबर पख्तूनख्वा को जाम कर दें। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर, इसके अलावा अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से बानी PTI को तफसीलात से आगाह किया गया और बानी PTI ने एक चीज़ कही है कि महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है इसको आगे बढ़ाया जाए। और दूसरा, आज उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से कहा है कि वो जो ज़ैली कमेटी बनाई है इस अपोजिशन इत्तेहाद की, उस ज़ैली कमेटी को वो चेयर करेंगे और जिसमें शिबली फराज, असद कैसर समेत अखुनज़ादा हुसैन यूसुफज़ई और दीगर रहनुमा हैं। तो ये शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो बेहतर बोलते हैं, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से मुकम्मल उनके लिए तावन होगा। लेकिन जहाँ तक अली अमीन गंडापुर है उनको भी कहा कि अली अमीन गंडापुर को एहसास करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ
सीनियर साफी ज़ुल्फ़िकार सुहेल वड़ाई साहब मौजूद है। सुहेल वड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया मुझे में ज्वाइन करने के लिए। वड़ाई साहब, अपोजिशन मिलती है मौलाना फजल रहमान से, मौलाना फजल रहमान मुतालबा करते हैं कि जी मुस्ताफ़ी हुकूमत, आज वज़ीर आज़म अपने वज़रा के साथ पहुँच जाते हैं मौलाना से मिलने। आपको लग रहा है कि मौलाना मैनेज हो जाएंगे, या सूरत हाल कहीं ना कहीं ये जो नई स्ट्रेटजी है तहरीक इंसाफ की कि अब हमने अपोजिशन को साथ लेकर चलना है और एक यूनिफाइड फ्रंट बनाना है, ये आगे बढ़ेगा मामला? देखिए, इसको देखने के कई रुख है ना। एक रुख तो ये है कि अपोजिशन का एक अलायंस बना है। ज़ाहिर है जब अलायंस बनता है तो हमने तो डेमोक्रेसी में देखा है कि इसका फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा ये होता है कि जो इस वक्त अपोजिशन का रोल होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर वो नहीं है, और अगर वो हो जाए इस अपोजिशन अलायंस के ज़रिए तो दैट वुड बी गुड, क्योंकि जमहूरियत की गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक हुकूमत और एक अपोजिशन। तो अपोजिशन का पहिया भी अगर ठीक चले हुकूमत का तो जमहूरियत की गाड़ी चल पड़ती है। लेकिन जो अपोजिशन अलायंस बना है इसका जो पहला एलामिया है वो बड़ा मानी खेज़ है, और वो पहले दिन ही इस असम्बली को ख़त्म करने और नए इलेक्शन को जो बात कर रहे हैं, तो बज़ाहिर तो ये लगता है, हमने देखा है कि जब लोग ख़ुद इस्तीफ़ा नहीं देते असम्बली से तो फिर वो उनके इस ऐलान के बारे में तो हमें होगी कि ये क्या चीज़ है कि ख़ुद तो आप सारे असम्बली में बैठे हैं और हुकूमत को मुस्ताफ़ी होने की बात कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है, और हमने देखा है कि लोग बड़े कम ही इस्तीफ़े देने पे पार्टियां आमादा होती हैं, और जिन्होंने दिए भी हैं, पिछली दफ़ा PTI ने, आपको पता है, जब इस्तीफ़े दिए तो फिर उन्हें वापस लेने पड़े और असम्बली के अंदर वापस आना पड़ा। तो हमारा तजर्बा जो हमने पिछले कुछ डेकेड्स में देखा है वो ये है कि बेहतरीन पॉलिटिक्स तो ये है कि असम्बली के अंदर भी रहें, बाहर भी प्रोटेस्ट करें, और जो है ये ज़्यादा मौसर जो है वो मगर तहरीके साहब अकेले जितना भी तरीके से आपने बाहर जितना भी एहतजाज किया, जाहिर है उससे हुकूमत को नहीं हिला पाई वो, मगर क्या मौलाना की फोर्स उन्हें मिल पाएगी? क्योंकि हुकूमत को ये बड़ा एक कंफर्टेबल है हुकूमत, और ये कहती है कि जी इनका आपस में बड़ा मुकाबला है खैबर पख्तूनख्वा में, मौलाना का जो टर्फ है वो भी खैबर पख्तूनख्वा है, और उनकी तो ज़्यादा गिला है कि तहरीक इंसाफ के को वहाँ कदम जमाने दिए गए हैं, तो इसलिए हो नहीं पाएगा ये मामला। ये कॉन्ट्राडिक्शन तो मौजूद है ना। अगर मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि ये जो है धांधली हुई है, तो धांधली से फिर जीता कौन है? उनकी ज़्यादा स्ट्रेंथ तो ज़ाहिर है KP में है, पंजाब में तो उनकी इतने फुटप्रिंट्स नहीं है, तो मतलब फिर धांधली से फ़ायदा तो तहरीक इंसाफ को हुआ है। तो दूसरा ये भी है कि शायद मौलाना कहीं ये चाहते होंगे कि फिर KP में उन्हें कोई रोल दिया जाए, वो उन्हें रोल नहीं मिला, रोल तो फिर तहरीक इंसाफ को मिला हुआ है। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन तो उनके अंदर मौजूद है, और हुकूमत इससे फ़ायदा भी उठाती रही है। देखें 26वीं आईनी तरमीम पे मौलाना का वोट ले लिया। मौलाना देखें एक प्रैग्मेटिस्ट सियासतदान है, बड़े समझदार हैं, और हमेशा वो फ़ैसला इस चीज़ पे करते हैं कि भाई सियासत में क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। तो ज़ाहिर है कि अगर जिधर उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा उन्हें उधर ही जाना चाहिए, और वो उधर ही जाएंगे। तो देखना यह है कि हुकूमत उन्हें क्या फ़ायदा दे सकती है और अपोजिशन क्या फ़ायदा दे सकती है, वो उधर जाएंगे। नुकसान का सौदा वो क्यों करें? तो वो इस वक्त तो देखें ना, KP में हारे हुए हैं, ठीक है, उनके पास अगर गवर्नमेंट को वो सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट उन्हें कुछ दे नहीं पाती। तो इस वक्त तो दोनों तरफ वो एक कमज़ोर पोजीशन में थे, तो अपोजिशन में कम से कम वो एक स्ट्रांग पोजीशन में आएंगे। तो इसीलिए उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि मैं अपने वोटर को भी राज़ी करूं। फिर एक और उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ी KP के अंदर देखें तालिबान का एक असर मौजूद है, और उनका मौलाना पे ये दबाव बड़े अरसे से है कि आप ये पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स वगैरह छोड़ें, और ये आप जो मिलिटेंट पॉलिटिक्स है इसमें अगर हमें सपोर्ट करें तो वी विल विन। अब ये आप जो जमहूरी सियासत करते हैं, आइनी सियासत करते हैं, तो ये मौलाना ये चेहरा भी अपना दिखाते होते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के पास जो देवबंदी मकतबा फ़िक्र के जो सबसे बड़े सियासी रहनुमा हैं वो मौलाना फजल रहमान ही हैं, और वो मौलाना फजल रहमान ही सिर्फ वो बड़े आदमी हैं जो आइन के साथ और जमहूरियत के साथ चल रहे हैं। तो इसलिए उनकी ये इम्पोर्टेंस तो है, और वो इस इम्पोर्टेंस को चाहते
चाहते हैं कैश करें। दूसरी तरफ ये देखें कि इसमें अलाइंस में अब फिर दोबारा महमूद खान अचकज़ई भी हैं और शायद खाकान अब्बासी साहब भी हैं, लेकिन फिर इनसे ये सवाल भी बनता है कि भाई अपोजिशन अलाइंस किस लिए? क्या अगर तो आप जमहूरियत की रेस्टोरेशन चाहते हैं, अगर वाकई आप सिविल सुप्रीमेसी चाहते हैं, वाकई आप जमहूरियत चाहते हैं, वाकई आप अदलिया की आज़ादी चाहते हैं, वाकई मीडिया की आज़ादी चाहते हैं, यही सिंबल होंगे ना उनकी तहरीक के। तो सवाल यह है कि जो माजी में PTI ने किया है या उनकी हुकूमत ने किया है, ना उसकी माफ़ी मांगी है, ना उसकी कोई तलाफ़ी की कोई सूरत है, ना आइंदा कोई वादा किया है कि ये नहीं करेंगे। माजी में तो वो आर्मी के साथ मिल के आए थे, तो क्या इससे उन्होंने बिरत का ऐलान कर दिया है? क्या माजी की गलतियों से वो निकल आए हैं? तो ये वो उनके लिए ये वो सवालात हांट करेंगे आने वाले दिनों में, जो कि एक जायज़ सवालात होंगे उनसे कि आप पहले जो करते रहे हैं उससे तो निकलें। और क्या तहरीक इंसाफ, अब इमरान खान साहब की जो हिकमत अमली, आपको ये हिकमत अमली लगती है कि एक तरफ ज़रा कुछ बहुत ही अग्रेसिव ट्वीट्स करते हैं वो आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, फिर उन्हें ख़त लिख देते हैं और उन्हें एड्रेस करते हुए फिर ज़ाहिर मजाक, मगर गड्ढापुर साहब कहते हैं हमारे कहीं ना कहीं मामलात भी चल रहे हैं, ये कोई स्ट्रेटजी है या बस रिएक्शन है हालात व वाक़यात के ऊपर जिसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तहरीक इंसाफ को? देखें, PTI के जो हमारे दोस्त हैं वो तो समझते हैं ना कि खान साहब एक अल्टीमेटली विजडम से भरे हुए लोग हैं, क्योंकि 2018 में जिस तरह उन्हें इक़्तिदार मिला तो यही इस्टेब्लिश हुआ ना कि उन जितना कोई अक्लमंद नहीं है। लेकिन जब से वो अपोजिशन में गए हैं हमें तो उनकी स्ट्रेटजी में कोई विजडम नज़र नहीं आती कि एक मोस्ट पॉपुलर लीडर जो है वो जेल में बैठा है और वो इलेक्शन में भी अगर अपने मामलात दुरुस्त रखते तो जीत गए थे या जीत सकते थे। तो ये मेरा ये ख्याल है कि कामयाब सियासतदान या वाइस सियासतदान तो वो है जो रास्ता निकाले, और ये तो एक हमेशा जो बहुत एक नज़रियाती किस्म के लोग होते हैं जिन्हें इक़्तिदार से कोई दिलचस्पी नहीं होती और वो एक उनकी मेजॉरिटी भी नहीं होती, पॉपुलर नहीं होते, ये तो उनकी पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं और उस पॉलिटिक्स की गुंजाइश नहीं है। फिर तालिबान के बारे में उनका जो नुक्ता नज़र है वो एस्टेब्लिशमेंट कैसे कबूल करेगी, इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है वो कैसे कबूल करेगी। तो बड़े क्वेश्चंस हैं कि उनकी स्ट्रेटजी के अंदर क्या फ्लॉज हैं और किस तरह से वो चल रहे हैं। फिर ये है कि स्टेट के साथ टक्कर लेना क्या अहले सियासत को सूट करता है और कितना सूट करता है, कि बार बार जो है वो अपना भी नुकसान होता है। 9 मई को भी नुकसान हुआ, 26 नवंबर को भी नुकसान हुआ, 8 फरवरी को भी फिर डर है कि कोई खून ना बह जाए। तो ये सारी जो स्ट्रेटजी है इसकी बजाय अगर वो अमलियत पसंदी की तरफ आके एक संजीदा डायलॉग करें, कुछ वो पीछे हटें, कुछ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटें और एक दरमियाना रास्ता निकाल के अगले इलेक्शन की राह हमवार करें जो कि फेयर हो। दिस इज़ दी ओनली ऑप्शन जो कि इस मुल्क को इस बुरान से निकल सकता है कि मुज़ाकरात हो, एक मुफाहमत तय हो और अगर एक उसके बाद एक ऐसी गवर्नमेंट बन जाए जिसमें आल पार्टीज़ हों, तो ये एक मुझे वाहिद रास्ता नज़र आता है जिससे हम इस मुखासमत से निकल के एक दोबारा पीसफुल सिस्टम की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मुझे ना इधर लचक नज़र आती है ना उधर लचक नज़र आती है और मुझे मुस्तकबिल करीब में तो ये नज़र नहीं आता कि हम उस तक पहुँचेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि अगर मुज़ाकरात नाकाम भी हों शाहज़ेब साहब, तो फिर भी उसका हल है कि फिर मुज़ाकरात। बहुत शुक्रिया सुलड़ाई साहब का तज़किया आपने सुना। अपने ब्रेक शामिल करते हैं, एक अहम मामला आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने उनसे उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। वो लोग ट्रंप की जीत पर पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबादी दे रहे थे। मुख्तलिफ दावे किए जा रहे थे कि कैसे ट्रंप के आने से पाकिस्तानी समेत पूरी दुनिया के हालात बदल जाएंगे। ट्रंप की कामयाबी और इफ्तिताही तकरीब को दुनिया में अमन के क़याम के लिए अच्छा करार दिया जा रहा था। हालांकि ट्रंप का माजी सबके सामने था, मगर फिर भी उम्मीदें बांधी गई। उनके इलेक्शन को खुशाइंद करार दिया गया। खासतौर पर मशरिक़ वस्ता और फ़लस्तीन के हालात में बेहतरी की उम्मीद का इजहार किया जा रहा था। और ट्रंप ने अपने पहले सदारती खिताब में खुद भी कहा कि वो दुनिया में जंगें ख़त्म करके अमन कायम करने वाले लीडर होंगे। मगर अब ट्रंप के इक़दामात और जारहाना बयानात ना सिर्फ इन दावों की नफ़ी कर रहे हैं, बल्कि ये दावे करने वाले भी अपना सर पकड़ कर बैठ गए हैं।
ट्रंप ने मंगल को इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गजा को अमरीकी कब्जे में लेने का ऐलान कर दिया था, जिस पर अमेरिका के अहम इत्तेहादियों समेत दुनिया भर में तशवीश का इजहार किया जा रहा है। और ट्रंप के इस ऐलान पर इस्राएली सियासतदान सबसे ज़्यादा खुश हैं। लेकिन ट्रंप की इस्राइल से कुर्बत और उसकी हिमायत कोई नई बात नहीं है। ट्रंप वही शख्स हैं जिन्होंने माजी के कई अमरीकी सुदूर के मुकाबले में सबसे ज़्यादा इसराइल की हिमायत की है। और अपने गुज़िश्ता दौर में वो पहले अमरीकी सदर बन गए थे जिन्होंने इसराइली मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए मुतनाज़ यरूशलेम के इलाके में अमरीकी सिफारत खाना कायम कर दिया था। फिर उन्होंने अरब ममालिक के साथ इसराइल के ताल्लुकात कायम करने के लिए अहम इक़दाम उठाए और इस हवाले से एक मनसूबा बनाया जिसे अब्राहम अकॉर्ड्स का नाम दिया गया था। इस मनसूबे के तहत मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन और मराकश ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम कर लिए थे और दीगर अरब ममालिक भी तैयार थे। और मंगल को जब ट्रंप गजा को अमरीकी कंट्रोल में लेने का मंसूबा पेश कर रहे थे तो उनके साथ खड़े इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने उन्हें व्हाइट हाउस में इसराइल का अजीम तरीन दोस्त करार दिया और कहा कि जो बातें माजी में कोई ना कर सका वो ट्रंप ने की हैं, जो इक़दामात माजी में कोई ना उठा सका वो ट्रंप ने उठाए हैं, वो इसराइल के अजीम तरीन दोस्त हैं। गजा से मुतालिक ट्रंप की इस नई तजवीज़ से ट्रंप इसराइल को तो खुश कर रहे हैं, लेकिन इससे वो मशरिक़ वस्ता में सऊदी अरब, उर्दन और मिस्र जैसे अहम अमरीकी इत्तेहादियों को मुश्किल में डाल रहे हैं, जो ट्रंप के ऐसे किसी भी मंसूबे को मुसलसल मुस्तरद कर रहे हैं। मगर इसके बावजूद सदर ट्रंप पुरुमीद हैं कि वो उन्हें मना लेंगे। और आज एक बार फिर ट्रंप ने गजा से मुतालिक अपने मंसूबे को दोहरा दिया है। अपने सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर जारी एक बयान में ट्रंप ने कहा है, इसराइल जंग के अख्तिताम पर गजा की पट्टी को अमेरिका के हवाले कर देगा। अमेरिका पूरी दुनिया की बड़ी तरक्याती टीम्स के साथ काम कर रहा है और हम आहिस्ता आहिस्ता और एहतियात से गजा की तामीर नौ शुरू करेंगे, जो इस ज़मीन पर अपनी नौइयत का सबसे बड़ा और शानदार तरक्याती मंसूबा होगा। और इसके लिए अमेरिका को किसी फ़ौज की ज़रूरत भी नहीं होगी। इससे खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। इसके अलावा जहाँ ट्रंप के आने से गजा में जंग खत्म होने की उम्मीदें थी, वहीं वो खुद भी गजा में जारी आर्जी जंगबंदी का क्रेडिट लेते रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने सदर बनने के साथ ही इसराइल को 2000 पाउंड के खतरनाक बॉम्ब्स की तरसील बहाल कर दी थी और मकबूजा वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद और उनके अमलाक पर कब्जे में मुलव्विस इसराइली सेटलर्स पर आयद पाबंदी भी हटा दी थी। और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को सबसे पहले व्हाइट हाउस में बुलाया और उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गजा के फ़लस्तीनियों को हमसाए ममालिक में मुंतकिल करने की तजवीज़ के साथ साथ पूरे इलाके को ही कब्जे में लेने का ऐलान कर दिया। और इस सिलसिले में फ़ौजी ताकत के इस्तेमाल के ऑप्शन को भी रद्द नहीं किया। ट्रंप के इस ऐलान पर अमेरिका के अहम इत्तेहादियों समेत दुनिया भर के ममालिक हैरान रह गए और इसराइल के अलावा किसी भी मुल्क ने इस मंसूबे की हिमायत नहीं की। ट्रंप के बयान और प्लान पर दुनिया भर से आने वाले शदीद रद्द-ए-अमल के बाद कल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वजाहत देते हुए कहा कि ट्रंप ने गजा की तामीर नौ की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की है और इसलिए जब गजा की तामीर नौ हो रही होगी तो वहाँ के लोगों को कहीं और जाकर रहने की ज़रूरत पेश आएगी। जबकि व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा कि ट्रंप का गजा में अमरीकी फ़ौज भेजने का इरादा नहीं। has not committed to putting boots on the ground in Gaza. He has also said that the United States is not going to pay for the rebuilding of Gaza. His administration is going to work with our partners in the region to reconstruct this region. President Trump has done very generously, in my view, is offer the United States willingness to step in, clear the debris, clean the place up from all the destruction that's on the ground, clean it up of all these unexploded munitions, and in the meantime, the people living there will not be able, the people who call that home will not be able to live there while you have crews coming in and removing debris, while you have munitions being removed, etc. दूसरी जानिब आज इसराइल ने ट्रंप की तजवीज़ पर अमल करने के लिए इसराइली फ़ौज को गजा से फ़लस्तीनियों के इनखला का प्लान बनाने का हुक्म भी दे दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गजा का कंट्रोल हासिल करने के मंसूबों के ऐलान के बाद इसराइल के वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने इसराइली फ़ौज को गजा के रिहायशियों के रज़ाकाराना इनखला के लिए एक मंसूबा तैयार करने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से एक्स पर पोस्ट करते हुए इसराइली वज़ीर दिफा ने ट्रंप के मंसूबे को सराहा और कहा कि मैं सदर ट्रंप के बेबाक मंसूबे का खैर मकदम करता हूँ। गजा के रिहायशियों को आज़ादी के साथ गजा छोड़ने और हिजरत करने की इजाज़त देनी चाहिए, जैसा कि दुनिया भर में मामूल है। उन्होंने मजीद कहा कि उनके मंसूबे में ज़मीनी रास्तों के जरिए गजा से बाहर निकलने के साथ साथ समंदरी और फ़िज़ाई रास्ते से रवानगी के खुसूसी इंतजाम शामिल होंगे। इसराइली वज़ीर दिफा के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए हमास के अहदेदार बासिम नईम ने कहा कि इसराइली वज़ीर दिफा गजा जंग में अपने मकासद हासिल करने में नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बासिम नईम ने मजीद कहा कि फ़लस्तीनी अपने वतन से इतने जुड़े हुए हैं कि कभी भी उसे छोड़ने का सोच नहीं सकते। अमरीकी सदर मुसलसल गजा से फ़लस्तीनियों को निकाल कर इसकी तामीर नौ पर जोर दे रहे हैं, जबकि इसराइल उनके मंसूबे को अमली जामा पहनाने की तैयारियां कर रहा है। मगर हमसाया ममालिक मिस्र और उर्दन, जहाँ सदर ट्रंप फ़लस्तीनियों को भेजने की बात कर रहे हैं, वो उनकी तजवीज़ से मुत्तफिक नहीं है और आइंदा हफ्ते उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला व्हाइट हाउस में मदऊ हैं। लेकिन अगर वो मान जाते हैं
तो क्या फ़लस्तीनी खुद भी अपना वतन छोड़ने पर राजी होंगे? इस हवाले से आलमी मीडिया ने गजा के अंदर फ़लस्तीनियों से बात की है। ट्रंप के बयान पर उनका रद्द-ए-अमल देखिए। بالنسبة لتصريحات ترامب هذه شيء مش منطقي. كيف احنا عشنا الحرب سنة و4 شهور وفي الآخر يجي هو يعطي تصريحات وإن احنا نطلع منها من أرضنا، هذه أرضنا وأرض جدادنا، فصعب نطلع منها، أو هو يجيب سكان تانيين آخرين يسكنوا فيها. فلا الإشي هذا بإذن رب العالمين مش حيصير ومش حنطلع من بلادنا ومن أرضنا. لا يمكن هذا الأمر يحدث مهما قال ترامب وغير ترامب. نحن هنا متجذرون كما قال درويش، باقون ما بقي الزعتر والزيتون. ما بلادنا بدهم دولتين حياهم الله، بدهم مش احنا قاعدين. ما بنروح اي مكان، بلادنا وبلاد جدودنا هذه. هم اللي اجوا من اخر الدنيا، اجوا عنا قاعدين بذبحوا بدمروا بهجروا في الناس وبخافوهم بالتدمير وبالقتل. Our children's homes have been demolished and our house is half destroyed. Rain comes into the house, cold is coming in, and we will still stay whatever happens. Even if we stay in the tent, even if they give us castles and villas, we are not leaving our lands. I want to die in my land, to stay in it. I was born in Gaza, lived in Gaza, studied in Gaza. I got married here and had my children. Whatever happens, I will never leave it. يعني بالنسبة لقرار التهجير أي فلسطيني شريف برفضه، وحنرفض 1.5 سنة من الحرب والموت والدمار، واللي قدم شهداء واللي قدم دمار في بيوته. وطبعا بعد هذا كله حنتهجر، طبعا رافضين، حنعيش ونموت في قلب غزة إن شاء الله. وبالنسبة لتصريحات ترامب، الشعب الفلسطيني شعب متجذر في أرضه، نرفضها جملة وتفصيلا، لن نغادر غزة. صعب جدا أن نطلع برا قطاع غزة بعد المعاناة اللي عشناها في قطاع غزة بين الإبادة الجماعية والتهجير والنزوح والجوع والقتل. فبنرفض أن نطلع من قطاع غزة، هذه أرضنا وبلادنا مش راح نتخلى عنها لأنها أرض جدادنا، وصعب جدا أطلع من قطاع غزة. وغير قرارات ترامب وغير ترامب مش حنطلع من غزة وحنعمرها احنا إن شاء الله. इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक फ़लस्तीनी बच्ची की वीडियो भी वायरल है जिसमें वो मासूमाना तरीके से ट्रंप के गजा से मुतालिक प्लान पर रद्द-ए-अमल दे रही है। مرحبا عزيز ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، معك الطفلة ماريا حنون من غزة. بدي أسألك سؤال وبتمنى يوصلك وتجاوبني. أنا كطفلة ناجية من حرب غزة، لو طلبت منك تخرج من بيتك ومن أرضك وتعيش بمصر أو الصين، هل توافق؟ أنا آسفة على ضحكتي، بس بالحقيقة أنت مش رح توافق. طيب إذا أنت بترفض، ليش بدك تخليني أنا أقبل من خروجي من بيتي ومن أرضي؟ مش على أساس أنتوا بلد الحرية حول العالم؟ عن أي حرية بتتكلموا وأنتوا بدكم تقيدونا بوطننا وشتاتنا؟ نصيحة رئيس العالم، اتحكم بكل العالم إلا بغزة، لأنه غزة هي العالم. इस सारी सूरत हाल में एक बात अहम है कि ट्रंप गजा की तामीर नौ में इस कदर दिलचस्पी क्यों रखते हैं, और मंगल को जब उन्होंने इस मंसूबे का ऐलान किया तो उनकी काबीना के अक्सर अरकान हैरान क्यों थे। इस हवाले से CNN ने लिखा है कि मंगल को ट्रंप के गजा से मुतालिक बयान पर ईस्ट रूम में मौजूद कई काबीना अरकान हैरान होकर रह गए थे और वहाँ मौजूद कई अहम रिपब्लिकन रहनुमा भी इस बयान से बेखबर थे। ट्रंप के एक सीनियर रिपब्लिकन माविन ने CNN को बताया कि ट्रंप ने इससे पहले कभी भी गजा से मुतालिक इस तजवीज़ के बारे में एक लफ्ज़ तक नहीं कहा था। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने यह तजवीज़ पहली बार उस वक्त सुनी जब उन्होंने ट्रंप की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस टीवी पर देखी। वो उस वक्त ग्वाटेमाला का सफ़र कर रहे थे। ये वाज़ेह नहीं था कि इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को पता था या नहीं कि ट्रंप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई इससे यह ज़ाहिर होता है कि उन्हें यह बात बहुत पसंद आई। फिर भी ट्रंप के अल्फाज इंतहाई हैरानकुन थे, जिनसे वो एक अमरीकी सदर से ज़्यादा एक रियल एस्टेट डेवलपर लग रहे थे। जबकि ट्रंप के मुशीर कौमी सलामती माइक वॉल्स ने कल इस हवाले से कहा कि हम पिछले कई हफ्तों और महीनों से इस पर गौर कर रहे थे। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि ट्रंप ने गुज़िश्ता एक साल के दौरान मुख्तलिफ अवामी और निजी महफिलों में बातचीत के दौरान कई बार गजा के साहिल की अहमियत पर जोर दिया है और कहा है कि डेवलपमेंट के लिए एक बेहतरीन रियल एस्टेट है। और उनके दामाद जेरड कुशनर ने गुज़िश्ता साल इस तरह का मौक़िफ़ अपनाया था और गजा के वाटर फ्रंट यानी साहिल को बहुत कीमती करार दिया था। ट्रंप ने गुज़िश्ता माह अपनी हल्फ बर्दारी के दिन भी ये इशारा दिया था कि उनका गजा से मुताल्लिक मंसूबा किस सिमत में जा सकता है और हल्फ उठाने के फ़ौरन बाद कहा था कि समंदर के किनारे बेहतरीन मौसम के साथ गजा एक शानदार मकाम है, वहाँ सब कुछ अच्छा है, इसके साथ कुछ खूबसूरत काम किया जा सकता है।
रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि ट्रंप इंतजामिया के ओहदेदार गजा से मुताल्लिक उनके बेबाक और गैर मुतवक्के मंसूबे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत अमरीका गजा का कंट्रोल संभालेगा और इसे मशरिक वस्ता के एक तफरीही और सयाहती मकाम में तब्दील करेगा। कुछ लोगों को उम्मीद है कि ट्रंप का यह मंसूबा इतना गैर मामूली होगा कि इससे दूसरे ममालिक मजबूर हो जाएंगे कि वो फलस्तीनी इलाके के लिए अपने प्रपोजल्स पेश करें। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ट्रंप की इस तजवीज़ का बुनियादी मकसद एक ऐसे मामले पर आगे बढ़ने की हौसला अफजाई करना था जो ट्रंप की नज़रों में एक अरसे से जमूद का शिकार है और कोई दूसरा मुल्क इस इलाके की तामीर नौ के लिए माकूल हल पेश नहीं कर रहा है, जो हमास के 7 अक्टूबर 2023 के दहशतगर्द हमलों के बाद इसराइली बमबारी से तबाह हो गया। मशरिक़ वस्ता के मामलात पर ट्रंप के एक मुशीर ने कहा कि उन्होंने यह तजवीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप की जानिब से पेश करने से पहले सुनी तक नहीं थी और वो इस पर हैरान थे। लेकिन कुछ दीगर ओहदेदारों के मुताबिक ट्रंप ने इस ख्याल को नेतन्याहू से मुलाकात से चंद दिन पहले लोगों के सामने पेश किया था और ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक ट्रंप इस ख्याल पर काफ़ी अरसे से गौर कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि यह ख्याल बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी शक्ल में नहीं आया था जब तक कि ट्रंप ने मंगल को इसे दुनिया के सामने पेश नहीं किया था। ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी ने इस बात पर इसरार किया कि ट्रंप गजा से फ़लस्तीनियों की आर्जी मुंतकली की बात कर रहे हैं, हालांकि ट्रंप ने एक दिन पहले ही कहा था कि किसी को भी गजा वापस नहीं जाना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक एक अमरीकी ओहदेदार ने मजीद बताया कि मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकॉफ और कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्स जानते थे कि ट्रंप मंगल को इस तजवीज़ को पेश करने का मंसूबा बना रहे हैं और इन दोनों ने इस पर पीर की रात इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ बात भी की थी, जबकि व्हाइट हाउस के एक ओहदेदार के मुताबिक ट्रंप ज़ाती तौर पर यह मानते हैं कि वो उर्दन और मिस्र के साथ एक तवील मुद्दती मुआहदा करने में कामयाब हो जाएंगे ताकि वो गजा से नकल मकानी करने वाले फ़लस्तीनियों को उनके मंसूबे के तहत कबूल कर लें। हालांकि ये दोनों ममालिक फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीनों को कबूल करने के किसी भी मंसूबे को मुस्तरद कर चुके हैं, इसलिए ये बात ट्रंप के लिए अगले हफ्ते अहम होगी जब वो उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। ट्रंप के इक़दामात पर अमरीका के हलीफ और हरीफ सब परेशान है। इस हवाले से बात करते हैं मैंने अक़वामी उमूर के माहिर कामरान बुखारी से। कामरान बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। 16 दिन हुए हैं ट्रंप को, जाहिर है उनके हलीफ हरीफ सब उनके इक़दामात से बहुत ज़्यादा परेशान है, बट पैलेस्टाइन को लेकर खुद CNN रिपोर्ट कर रहा है कि अपनी काबीना के बहुत सारे लोगों को नहीं पता था ट्रंप ये ऐलान करने जा रहे हैं और इतना तेज़ी से ऐलान करने जा रहे हैं। अब उर्दन डिनाई कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं जी ऐसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मिस्र भी डिनाई कर रहा है, मगर ट्रंप बज़िद हैं कि मैं मना लूंगा उन्हें, और जो उर्दन के शाह हैं वो भी व्हाइट हाउस का दौरा करने वाले हैं। आपको लग रहा है कोई अमली तौर पर ये सब कुछ होने जा रहा है? देखें, सियासतदान जो हैं और ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप जैसे सियासतदान बहुत सारी बातें कह जाते हैं और उनकी पहली टर्म से हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की जो कभी जो है वो मार्ज़ वजूद में नहीं आई, यानी हकीकत का रूप उन्होंने इख्तियार नहीं किया। तो मेरे नज़दीक ये जो है एक बेसिकली इसे समझिए ट्रंप प्रोब है कि वो प्रोब कर रहे हैं कि भाई जो है क्या हो सकता है। वो खित्ते को और जो पूरा आलमी स्ट्रक्चर है उसके अंदर खासी तब्दीलियां लाना चाह रहे हैं, लेकिन ये बात तो उनको पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कैसे हो सकता है। तो बहुत सारे आइडियाज थ्रू आउट होते हैं और फिर उनको जो है समेट दिया जाता है। मैं समझता हूँ ये एक डिस्ट्रैक्शन है मेरे नज़दीक। इस किस्म की कोई चीज़ नहीं हो सकती क्योंकि लॉजिस्टिकली नहीं पॉसिबल ना। अगर आपके अपने हलीफ ममालिक जो हैं मिस्र और उर्दन कह रहे हैं कि भाई हम नहीं लेंगे इन फ़लस्तीनियों को, सऊदी अरब के लिए और खित्ते को डिस्टेबलाइज हो जाने का ख़तरा है, तो इसको अमली तौर पे कैसे जो है वो अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा इस किस्म की किसी भी स्ट्रेटजी को। तो ये मैं समझता हूँ एक डिस्ट्रैक्शन है। आई थिंक कि वी शुड वॉच, बड़ी इंटरेस्टिंग मूव्स हो रही हैं ईरान और यूएस के दरमियान पसे पर्दा और कुछ जो है पर्दे के जो है ना सामने भी, तो वो मेन शो है। और इसी तरीके से तुर्की के साथ भी एक नया रिलेशनशिप बनने जा रहा है। तो आई थिंक गाजा इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट होल रीजनल फैब्रिक। अच्छा, और ईरान के हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट जरूर दी है। ईरान जितना बैक फुट पर है और पैदर पे उनको जिन नाकामियों का सामना करना पड़ा, आपके ख्याल में कोई डील हो सकती है या कोई ऐसा कुछ होगा जिसमें ईरान को मजीद नुकसान होगा और हमें नजर आएगा कि उनके ऊपर और कार्रवाइयां हो रही होंगी? जी, इसमें देखें ईरान जो है उसके भी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, अमेरिका के भी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। अगर अमेरिका ईरान के साथ ताल्लुकात बनाता है तो वो ताल्लुकात जो है और चीज़ों के अंदर बिगाड़ लाते हैं, यानी इजरायलीज जो हैं के लिए कंसर्न हो जाता है, सऊदी अरब यूएई के लिए कंसर्न हो जाता है, यहाँ के तुर्की के लिए भी एक कंसर्न है ये। तो आई थिंक कि यहाँ पे बड़ी ज़रूरत है समझने की कि किस तरीके से ये बैलेंस होगा।
ये जो वो कहते हैं ना, द डेविल इज इन द डिटेल्स, तो वो जो डिटेल्स हैं वो वर्कआउट होनी अभी बाकी हैं, और वो जो है मैं समझता हूँ ग्रेजुअली होंगी। लेकिन ये बजाते खुद, जैसे उस दिन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते हुए कि जो है आई एम नॉट रियली हैप्पी टू साइन दिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, यानी वो ऑर्डर जिसमें वो मैक्सिमम प्रेशर सैंक्शंस दोबारा लगा रहे हैं, क्योंकि मैं डील करना चाहता हूं ईरान के साथ, लेकिन मुझे कहा गया तो मैं कर रहा हूं, तो चलो ठीक है। तो इस किस्म की जो बातें वो खुल के कर रहे हैं, इससे तो यही एक जो है ना इशारा मिल रहा है कि वो एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं। और सिर्फ यहां नहीं हो रहा, मैं समझता हूं कि चाइना के ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है, वहां पे भी सेटलमेंट की बात की जा रही है, रूस के ऊपर भी बात की जा रही है। तो ये मुख्तलिफ पजल्स हैं जो कि ट्रंप इंतजामिया ग्लोबल आर्किटेक्चर को रीजिगर करने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया कमरुल बुखारी साहब का तज़किया आपने सुना। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं। आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। मुल्क में आला अदलिया के हवाले से हुकूमत अपने मंसूबों को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। पहले 26वीं आईनी तरमीम आई, जिस पर अपोजिशन खासतौर पर इमरान खान ने शदीद तनकीद की। वकला ने भी सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और एहतजाज का इंदिया दिया, मगर हुआ कुछ भी नहीं और हुकूमत ने एक कदम आगे बढ़कर आला अदालतों में जजिस की तैनातियों का अमल शुरू कर दिया, जिससे हुकूमत पर कोर्ट पैकिंग का इल्ज़ाम लगना शुरू हो गया। हुकूमत पर मनपसंद जजेस आला अदलिया में तैनात करने का इल्ज़ाम लगाकर अपोजिशन तनकीद कर रही है। इमरान खान तनकीद कर रहे हैं, जजेस एहतजाज कर रहे हैं, मगर अदलिया तकसीम है। वकला सड़कों पर आने का इंदिया दे रहे हैं, मगर वो भी तकसीम है। और ऐसे में हुकूमत जजिस की तैनाती के हवाले से आगे बढ़ रही है। आज भी चीफ जस्टिस याया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है और जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के लिए 9 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी है, जबकि 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती पर गौर होगा। इससे पहले 1 फरवरी को सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का तबादला कर दिया था, जिससे हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट मुतासिर हो गई थी, तब्दील हो गई थी। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर तरीन जज बन गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगला चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में न सिर्फ शामिल हो गए हैं, बल्कि सीनियर प्यूनी जज मोहसिन अख्तर कियानी को पीछे छोड़कर चीफ जस्टिस की दौड़ में सबसे आगे आ गए हैं। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का तबादला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया है। 31 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का खत सामने आया था, जिसमें तबादले की खबरों पर तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। इसे आइन के साथ फ्रॉड करार दिया गया और मुतालबा किया गया था कि अगर जजेस का तबादला किया भी जाए तो उन्हें नया हल्फ दिलवाया जाए और सीनियरिटी लिस्ट में सबसे नीचे रखा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मौजूदा 3 सीनियर जजेस में से ही कोई बनाया जाए। लेकिन ना तो हुकूमत ने जजेस के खत पर कोई तवज्जो दी, बल्कि बाद में चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने भी जजेस के तबादले को अच्छा इकदाम करार देते हुए कह दिया कि मैं इसलिए जजेस के ट्रांसफर पर राजी हुआ क्योंकि जजेस का ट्रांसफर आइन के तहत हुआ है। एक बलोची बोलने वाला जज आया और एक सिंधी बोलने वाला जज आया। आर्टिकल 200 के तहत ये अच्छा इकदाम है। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। ट्रांसफर का मामला खुशी की बात है। 3 जजेस के इस्लामाबाद ट्रांसफर पर जजेस की हौसला अफजाई की जाए। जजेस के खत और फिर 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले के बाद कहा गया कि वकला तहरीक शुरू होगी, मगर इस हवाले से भी वकला में तकसीम नजर आ रही है। कुछ वकला तंजीमों का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया, मगर कुछ वकला तंजीमें खुलकर इस इक़दाम की हिमायत कर रही हैं। तबादला होकर आने वाले जजेस के काम शुरू करने के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी का मामला एक बार फिर उठाया और सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को भिजवाई, जबकि जस्टिस याया अफरीदी को भी इसकी कॉपी भिजवाई गई, जिसमें ज़राए के मुताबिक ये भी कहा गया कि सीनियरिटी का मसला हल होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर कर दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद अब तक 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए होने वाला इजलास मुलतवी होने की कोई खबर नहीं आई है और कहा यह जा रहा है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट ले जाकर लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले के अलावा भी हुकूमत जो इकदाम कर रही है उससे यह वाज़ेह हो रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोर्ट पैकिंग का अमल जारी है। पहले सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाई गई, फिर तेजी से तैनातियां शुरू कर दी गई। 17 जनवरी को जुडिशल कमीशन के इजलास में बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 नए जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। 23 जनवरी को सिंध हाई कोर्ट में 12 जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी गई। 1 फरवरी को पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 और आज लाहौर हाई कोर्ट के लिए 9 नए जजेस की मंजूरी दे दी गई और अब 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए 10 नए जजेस की तैनाती पर गौर किया जाएगा। 26वीं तरमीम के बाद अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि जजेस की तैनाती करने वाले जुडिशल कमीशन में अक्सरियत हुकूमत और उसके हामी अराकीन की हो गई है, जिसकी बदौलत हुकूमत अपने मनपसंद जजेस तैनात करवा रही है। इमरान खान 26वीं तरमीम से लेकर नए जजेस की तैनाती और उनके सामने अपने मुकदमात लगाए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं। इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस की तैनाती के बाद उनके सामने अपने केसेस फिक्स करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा था कि मेरी एक अपील चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए एडिशनल जज के सामने फिक्स कर दी है।
उनके भाई GHQ केस में मेरे खिलाफ प्रोसिक्यूटर हैं। इद्दत में निकाह केस भी नए जज के सामने लगा दिया गया है, हालांकि वो पहले ही ये केस सुन चुके हैं। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम अपने खुले खत में भी इमरान खान ने लिखा है कि मेरे मुकदमात पॉकेट जजेस के पास लगाने के लिए जज ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुलतवी किया था। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफिज़।